In this video, we are going to solve the CUET इंग्लिश लैंग्वेज मॉक टेस्ट एंड ये हमारी वन शॉट वीडियो होगी जिसमें हम पूरा इंग्लिश लैंग्वेज के मॉक टेस्ट के आंसर को देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले मैंने साइट ओपन कर ली, इसका लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, जाके आप देख लेना। सो CUET UG 2023 आई एम सेलेक्टिंग ईयर, ऑल, मंथ, ऑल, paper, select your paper or the subject for which you want to give your mock test. I want to give for English, that's why I am choosing it. So select your language, that's why it's English. Start mock test. Read the इंस्ट्रक्शंस पे मेरी वीडियो आने वाली है जल्द ही। जब CUET का एग्ज़ाम होगा तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। क्या मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, सेव एंड नेक्स्ट के लिए क्या करते हो, क्वेश्चन पायलट कैसे दी जाती है, वो सारा हम मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस से गाइडेंस मैं बिल्कुल प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस पे करेंगे एंड प्रोसीड पे कर देंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर देखो, मैंने ना ब्लूप्रिंट डाला था। ब्लूप्रिंट का एक शॉर्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो उसको जाके देखना, वो आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा अभी, ठीक है। तो उसमें मैंने ब्लूप्रिंट बताया है इंग्लिश लैंग्वेज का कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं और उसकी क्या वेटेज है, ठीक है। जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएंगे। एंड उन सारे टॉपिक्स की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ पर जाके देख लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 18 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो पैसेजेस से आए हुए हैं, यानी कि 3 पैसेज हमसे इसमें पूछे गए हैं और हर एक पैसेज में 6-6 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहला पैसेज पढ़ते हैं, क्या कहता है। पहला पैसेज है, देयर इज अ लवली स्टोरी ऑफ अ ट्री एंड अ लिटिल बॉय हु यूज्ड टू प्ले इन इट्स शेड। दे हैड बिकम फ्रेंड्स। वन डे द बॉय सैट लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ द ट्री क्राइंग, ही वॉज हंग्री, ईट माई फ्रूट, सेड द काइंड ट्री। मतलब ट्री ने बोला कि मेरा फ्रूट खा लो अगर आप भूखे हो तो, ठीक है। तो बॉय ने उसका फ्रूट खा लिया और वो खुश हो गया। द बॉय ग्रू अप वन डे, ही सैट अंडर द ट्री विद एन एंशियस लुक ऑन हिज फेस। और फिर उससे जो पूछता है, ट्री पूछता है कि तुम क्यों उदास हो, क्या मामला है, व्हाट इज़ द मैटर। आई एम गोइंग टू मैरी एंड वॉन्ट अ हाउस टू लिव इन। तो मैं शादी करने जा रहा हूँ एंड मेरे को एक हाउस चाहिए रहने के लिए। तो ट्री क्या क्या कहता है, देखते हैं वो क्या कहता है। कट डाउन माई ब्रांचेस एंड बिल्ड योर हाउस। वो इतना अच्छा होता है कि वो कहता है कि मेरी शाखाओं को काट लो, ब्रांचेस को काट लो और अपना हाउस बना लो, ठीक है। द यंग मैन बिल्ड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। द यंग मैन बिकेम ए सेलर। अब वो सेलर बन जाता है जो नाव वगैरह का सारा संभालते हैं, ठीक है। एंड वन डे ही सेट अंडर द ट्री विद अ वरीड लुक, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड द ट्री। माई कैप्टन इज़ अ क्रूअल फेलो, आई वॉन्ट अ शिप ऑफ माई ओन। मेरा जो कैप्टन है वो एक बहुत गंदा इंसान है, इसलिए मुझे अपनी खुद की शिप चाहिए। तो जो वो कहता है, ट्री कहता है कि कट डाउन माई ट्रंक एंड बिल्ड अ शिप। इतना अच्छा होता है। द सेलर लॉस्ट हिज शिप, तो वो एंड रिटर्न होम एज ए हेल्पलेस ओल्ड मैन। ऑन अ कोल्ड विंटर्स डे ही स्टूड वेयर द ट्री once leaning on his stick and trembling with cold. Make a fire of me and warm yourself. उसकी जो एक पतली सी शाखा बची थी, पतली सी जो एक स्टिक बची थी, उसने ये भी कह दिया कि ये भी तोड़ लो और इससे अपनी ठंड जो है वो बिल्कुल उस पर कर दो, ठीक है। मतलब ठंड उनको राहत पड़ जाएगी आपको अगर आप मेरे से फायर ले लोगे तो। वुड से ही तो फायर बनती है, तो उस ट्री ने अपनी वुड भी उस बॉय को दे दी, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले मैचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है हमको। तो वो कहता है द बॉय वॉज क्राइंग, द यंग मैन वॉज एंशियस, द सेलर वॉज वरिड एंड द स्टम्प ऑफ ओल्ड ब्यूटीफुल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, देखो इसका आंसर होगा बी का है ए का थर्ड ऑप्शन। बॉय क्यों रो रहा था, बॉय जो रो रहा था वो क्यों रो रहा था, पहले वो हंग्री था। देखो देखते हैं, बॉय यहाँ पर हंग्री था, मैं आपको दिखाती हूँ। हंग्री, ही वॉज हंग्री एंड क्राइंग, ही वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉज हंग्री। तो इसका हो जाएगा इसलिए बी का थर्ड, तो सॉरी ए का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, तो इसका हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए का थर्ड गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। तो अब ये दोबारा से वही पैसेज है, उसमें कुछ और क्वेश्चन पूछा गया। द टू प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी आर बोथ इनोसेंट एंड नेव, ठीक है, एंड वन इज इंटेलिजेंट अदर इज अ फूल, बोथ कनिंग एंड सेल्फिश। तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है।
क्योंकि जो बॉय था वो तो चालाक था, बहुत कनिंग एंड सेल्फिश नहीं है, इंटेलिजेंट और फूल की भी कोई बात नहीं हुई है। वन ऑफ देम इज डिमांडिंग एंड ग्रीडिंग, अदर एंड द अदर ऑलवेज जेनरस, सेंसिटिव एंड सपोर्टिव। तो डी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वही पैसेज है, बस क्वेश्चन अलग है। हाउ वर द ट्री एंड द लिटिल बॉय रिलेटेड टू ईच अदर? दे वर क्लोज कंटेंडर्स, कंटेंडर्स तो नहीं थे, वो थे क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, कलीग्स भी नहीं थे, कॉम्पिटिटर्स भी नहीं थे। ठीक है, वो थे क्लोज फ्रेंड्स ड्यू टू देयर वेरी लॉन्ग एसोसिएशन, क्योंकि वो एक साथ खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हर एक पैसेज में 6 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4, द स्टोरी हाईलाइट्स अ सेल्फिश ह्यूमन नेचर वी ऑल आर फेमिलियर विद। हम ह्यूमन सेल्फिश होते हैं जैसा कि हम जानते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा है इस स्टेटमेंट को कि ह्यूमन जो है वो सेल्फिश होते हैं? कंपैशन एंड बिनोवलेंस, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की यहाँ पर नहीं होगा। हर्टलेस एंड फुलिश एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर, एक्सप्लोइटेशन हो रही है यहाँ पर नेचर की, लेकिन इससे कोई ह्यूमन का बिल्कुल रिलेशन नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन जो इसका होगा वो होगा सी, क्योंकि ये क्या है, माइंडलेस ग्रीड टू पोसेस मोर एंड मोर वेल्थ, ज़्यादा धन लेने के चक्कर में वो नेचर को एक्सप्लोइट कर रहे हैं। तो ये मोस्ट करेक्ट आंसर माना जाएगा। आंसर डी भी सही होता, लेकिन मोस्ट करेक्ट क्या है, सी। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 4। अब 5th पे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैसेज है, बस क्वेश्चन अलग है। द स्टम्प ऑफ द अनसेल्फिश ट्री बर्न्ड इन द फायर, जो उसकी स्टम्प लास्ट में बर्न हुई थी उससे एक साउंड आई थी हमिंग की। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? एवरी ट्री सिंग्स व्हेन इट्स बर्न्ड, ये तो कोई वो नहीं बैठ रहा। द सेल्फलेस ट्री फेल्ट नो पेन इवन इन इट्स एक्यूट सफरिंग वाइल डाइंग केयरिंग फॉर अदर्स। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि देखो सी भी इतना मोस्ट करेक्ट नहीं है, द ट्री वाज फूल वाज हमिंग ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। ये 5th था ना, हाँ, तो 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देयर इज अ लवली स्टोरी, ये तो वही है, ठीक है, पैसेज वही है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू डिफाइन द रिलेशनशिप दैट द स्टोरी इलस्ट्रेट्स? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो, म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है, आप साइंस वाले जानते होंगे कि एक जो दो लोग होते हैं, फिर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक दूसरे से बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्री था वो उसके साथ, उसका जो वो बॉय के साथ रह रहा था उसका कोई बेनिफिट नहीं था। हालांकि बॉय ट्री के साथ एक बेनिफिट के लिए रह रहा था, लेकिन ट्री का कोई भी बेनिफिट नहीं था, वो तो सेल्फलेस लव करता था बॉय को। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, देखो, डिस्गाइज्ड एनिमिटी भी नहीं है, वन साइडेड रिलेशनशिप थी जहाँ पर ट्री जो है वो लव्ड, केयर्ड फॉर, सपोर्टेड द बॉय टिल द एंड। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हमारे अगले पैसेज पे। अगले पैसेज को पढ़ते हैं फटाफट से। आई मस्ट से दैट बियॉन्ड ओकेजनली एक्सपोजिंग मी टू लाफ्टर, माई कॉन्स्टिट्यूशनल शाइनेस हैज़ बीन ऑफ नो ग्रेट डिसएडवांटेज टू मी। इसमें पता है, देखो, इन शॉर्ट इस पैसेज में क्या बात की गई है? इसमें ये बात की गई है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो थोड़े शाई होते हैं, तो उनका कम बोलना ही उनके ऊपर एक कंट्रोल होता है, और उनके लिए वो एक एडवांटेज होता है कि वो अपने वर्ड्स को कंट्रोल में रख पाते हैं अपने अकॉर्डिंग, और वो थिंक करके बोल पाते हैं। ठीक है, तो इसमें वो क्या कह रहा है? माई हेजिटेंसी इन स्पीच विच वॉज वंस एन अनोयंस इज नाउ ए प्लेजर। ठीक है, जो मेरी स्पीच का मतलब जो मैं बोलता था या बोलती थी, उसमें जो मेरी हेजिटेशन होती थी, तो उसमें वो एक टाइम पर मेरे लिए गुस्से का कारण थी, लेकिन अब वो मेरे लिए बेस्ट है, वो अब मेरे लिए खुशी का कारण है। इट्स ग्रेटेस्ट प्लेजर हैज़ बीन दैट इट हैज़ टॉट मी द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। इकोनॉमी का वर्ड्स का मतलब क्या है? कि अब मैं नपा तुला बोलता हूँ। ठीक है, थिंक करके बोलता हूँ, बिना थिंकिंग के कुछ नहीं। आई हैव नेचुरली फॉर्म द हैबिट ऑफ रिस्ट्रेनिंग माई थॉट्स, मतलब रिस्ट्रेनिंग मतलब कंट्रोल करना अपने थॉट्स पर। एंड आई कैन नाउ गिव माई सेल्फ द सर्टिफिकेट दैट अ थॉटलेस वर्ड हार्डली एवर एस्केप ऑफ माई tongue or pen. I do not recollect ever having had to regret anything in my speech or writing. I have thus been spared many a mishap and discipline of a votary of truth. Proneness to exaggerate, to suppress or modify the truth wittingly or unwittingly is a natural weakness of man, and silence is necessary in order to surmount it. A man of few words will rarely be thoughtless in his speech. He will measure every word. जो इंसान कम वर्ड बोलता है
तो वो थॉटलेस हो सकता है अपनी स्पीच में, लेकिन वो हर एक शब्द को अपने अकॉर्डिंग बोलेगा थिंक करके, ठीक है। द एक्सप्रेशन माई कॉन्स्टिट्यूशनल साइनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल साइनेस का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो द शाइनेस मैंशन इन आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में तो कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। सी वुड बी द करेक्ट आंसर, द इनेट एंड नेचुरल शाइनेस ऑफ द ऑथर, वो ऑथर की नेचुरल शाइनेस थी, वो शर्मिला था, वो उसका नेचर था, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पैसेज वही है, क्वेश्चन अलग है बस। द ऑथर हैज़ एज अ मेच्योर्ड इंडिविजुअल बिलीव्स दैट हिज शाई नेचर ब्रॉट हिम ग्रेट एडवांटेज इन हिज लाइफ, ठीक है। डिसएडवांटेज तो आया नहीं, मीडिया कवरेज भी नहीं, ना फिर अनमैच्ड जॉय एंड एनहेंसमेंट इन लाइफ, तो उसका होगा ग्रेट एडवांटेज इन हिज लाइफ, क्योंकि वो सीख गया था कि अपने थॉट्स को कैसे हम काबू में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वही पैसेज है, बस क्वेश्चन अलग है। द ऑथर ड्यू टू हिज शाई नेचर, अपने शाई नेचर की वजह से क्या था, वुड एग्रेसिवली अटैक एनी क्राउड अराउंड हिम, ये नहीं है। वर्कड हार्ड टू हाइड हिज स्टैमर, बिल्कुल नहीं। स्टैमर का क्या मतलब आ गया, स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, तो वो नहीं। बिकम एन एसेटिक, बिल्कुल नहीं है। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेचुरली फॉर्म द हैबिट ऑफ रिस्ट्रेनिंग हिज थॉट्स, वो नेचुरली सीख गया था कि अपनी थॉट्स को कैसे काबू में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑथर क्लेम्स दैट, द ऑथर क्लेम्स दैट, वो क्या क्लेम करता है। ही हैज़ रियरली एवर स्पोकन अ थॉटलेस वर्ड ड्यू टू हिज शाई नेचर, ही ऑलवेज स्पीक विदाउट थिंकिंग बिकॉज ही इज़ अ शाई, एंड ये हमारा कौन सा, एक बार मैं देख लूँ, ये हमारा 10 है, ओके। एज अ शाई इंडिविजुअल ही हैज़ बिकम प्रोनेस टू नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स का कोई नहीं है, ना ही क्रिकेट प्लेयर का कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो ही ऑलवेज स्पीक्स विदाउट थिंकिंग बिकॉज ही इज शाई, तो देखो ये भी नहीं आएगा, आपका हो जाएगा ए आंसर। ही हैज़ रियरली एवर स्पोकन अ थॉटलेस वर्ड ड्यू टू हिज शाई नेचर, ठीक है, क्योंकि इसमें तो वो कह रहा है कि वो बिना सोचे बोले जाता, क्योंकि वो शायद ऐसा थोड़ी ना होता है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। 11वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपीरियंस हैज़ टॉट द ऑथर दैट साइलेंस इज बेटर देन लाफ्टर टू स्टे फिट, ये नहीं है, लाफ्टर की कोई बात नहीं हुई है। एंड साइलेंस इज द पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, हाँ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की यहाँ पर बात की गई है। अवॉइडेड की, एट ऑल कॉस्ट की भी नहीं बात की गई, एंड द ही अटेंड बाय एनी मैन की बात करी गई है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट्स क्वेश्चन नंबर 11, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में मैचिंग वाला है, तो देखो मैचिंग वाले में ये जो प्रोनेस टू एग्जैकुरेट वाली लाइन बिल्कुल यहीं पर ही है, तो इज विटिंगली एंड अनविटिंगली ट्रूथ हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रोनेस टू एग्जैकुरेट इज द नेचुरल वीकनेस ऑफ मैन, तो इज द नेचुरल वीकनेस ऑफ मैन, सी का यहाँ पे थर्ड आ रहा है, तो सी का थर्ड देखो कौन सा ऑप्शन में है, वो है डी ऑप्शन में, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कौन सा था हमारा 12th क्वेश्चन, ठीक है। 13 पे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन हमारा अलग पैसेज आ गया, देखो 13 से लेकर 18 तक हमारा अब ये थर्ड पैसेज है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना टोटल 18 क्वेश्चन है, तो अब देखो फटाफट से इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। अनहैप्पीनेस एंड डिसकंटेंट स्प्रिंग नॉट ओनली फ्रॉम पॉवर्टी, ठीक है। मैन इज ए स्ट्रेंज क्रिएचर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, ही हैज़ फार होरिजन्स, इनविकेबल होप्स, क्रिएटिव इंजन्स, energies and spiritual powers, ठीक है। if they are left underdeveloped and unsatisfied, he may have all the comforts which wealth can give but will still feel that life is not worthwhile, ठीक है। मतलब वो सब कुछ पाने के बाद भी ये सोचता है कि मेरी लाइफ किसी उसमें नहीं है, मेरी लाइफ फुलफिल्ड नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। द ग्रेट ह्यूमनिस्ट राइटर्स शॉ एंड वेल्स, अर्नाल्ड बेनेट एंड दिस हु आर रिगार्ड inconsistencies and weakness of modern life, but they ignore the deeper currents and sometimes mispresent them. At any rate, they give nothing in their place in the void. Void का मतलब होता है कुछ भी नहीं, avoid करना, ठीक है, खाली। In the void left by the removal of tradition, morality and religion, others are putting in vague statements, sentiments of the race and power.
The modern mind is shaped by the Rousseau's social contract, Marx' Capital, Darwin's On the Origin of Species, and Spengler's The Decline of the West. The outward chaos and confusion of our life reflect the confusion of our hearts and mind. जो हमारी लाइफ की confusions हैं वो हमारे heart and minds के confusion को reflect करती हैं. Constitutions says Plato are but the reflections in the outside world of the values which prevail in men's minds. There must be a change in the ideals we cherish, in the values we adopt. Before we can give social expression to them, we help to secure the future only to the extent to which we ourselves are changed. What is missing in our age is the soul. There is nothing wrong with the body. We suffer from the sickness of the spirit. We must discover our roots in the eternal and regain faith in the transcendent truth, which will order life, discipline discordant elements, and bring unity and purpose into it. If not, when the floods come and the winds blow and beat up upon our houses, it will fall. तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 13 को पूरा रीड कर लिया है पैसेज को. अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. द ऑथर इम्प्लाइज दैट इफ द एटर्नल वैल्यूज एंड आइडियल्स आर नॉट रीगेन्ड, तो क्या होगा. देखो लास्ट लाइन में लिखा था यहाँ पर आइडियल्स एंड रीगेन्ड. ठीक है, एटर्नल वैल्यूज़ का यहीं पे जिक्र हुआ है. देखो एटर्नल यहाँ पे वर्ड आपको शो हो रहा होगा, ये रहा एटर्नल एंड रीगेन फेथ इन द ट्रांसेंडेंट ट्रूथ. ठीक है, तो अगर ये एक उसने लाइन लिखी है कि अगर हम एटर्नलिटी एंड अपने गेन को, अपने फेथ को रीगेन नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा डिसिप्लिन लाइफ आती है, यूनिटी आती है, तो फ्लड्स आएगी एंड हवा चलेंगी एंड हमारे हाउसेस को वो फॉल कर देंगी. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है ये एटर्नल वैल्यूज़, तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन होगा. द वर्ल्ड विल बी फ्लडेड, द स्काई विल फॉल, ह्यूमन सिविलाइजेशन विल बी ruined फॉर एवर, द अर्थ विल बी सक्ड अप इनटू अ ब्लैक होल. ब्लैक होल वाला तो पॉइंट नहीं आएगा. ठीक है, तो इसका जो हम लगा सकते हैं वो आ सकता है कि द ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी विल बी ruined फॉर एवर. ठीक, क्योंकि देखो स्काई तो फॉल होंगे नहीं, हमारे हाउसेस फॉल होंगे. वर्ल्ड विल बी फ्लडेड. ठीक है, ये भी एज अ सेंस नहीं बैठ रहा, इसका डीप सेंस हमारा बन रहा है क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं. वही हमारा पैसेज है, उसका दूसरा क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द ऑथर द ह्यूमनिस्ट राइटर्स हैव इग्नोर्ड, उन्होंने क्या इग्नोर करा है. उन्होंने इग्नोर करी है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 वही पैसेज है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ इज़ मैन डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स. ऑथर के अकॉर्डिंग मैन डिफरेंट एनिमल से क्यों अलग है. क्यों, क्योंकि उसके पास हमारे पास में क्रिएटिव एनर्जीज हैं, होप्स एंड स्पिरिचुअल पावर्स हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फटाफट. अकॉर्डिंग टू द ऑथर अनहैप्पीनेस एंड डिसकंटेंट स्प्रिंग फ्रॉम, किससे आती है अनहैप्पीनेस एंड जी. ठीक है, डिसकंटेंट, तो ये आता है हमारा पॉवर्टी अलॉन्ग विद द मोरल एंड स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन ऑफ मैन. इसमें सारे हमारे ऑप्शन इंक्लूड हो गए हैं, इसलिए मैंने यही वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट कर लिया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 मैचिंग का है, तो मैचिंग का तो आराम से हो जाते हैं, बिल्कुल वही लाइन उठी हुई आ जाती है. तो देखेंगे ज़रा. द स्ट्रेंज क्रिएचर मैन, तो इसका है इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. क्योंकि देखो ये लाइन ऊपर ही थी, ऊपर ही मैं आपको दिखाती हूँ. ये रहा, मैन इज अ स्ट्रेंज क्रिएचर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए का थर्ड पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा लास्ट है इस पैसेज का क्वेश्चन. डिस्पाइट जॉइंग ऑल द कम्फर्ट्स एंड वेल्थ द मैन कैन स्टिल, मैन जो है वो अपनी फिर भी इनकम्प्लीट एंड अनहैप्पी है. if he is prevented from the mingling of the society, if his hopes, creative energies and spiritual powers are unsatisfied. तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल पावर्स एंड क्रिएटिव एनर्जीज की बात करी जा रही है. दिस वाज ऑल अबाउट आवर पैसेजेस पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 19. अब इसमें एनालॉजीज वाले क्वेश्चन है. देखो हमें ये करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द पेयर ऑफ द वर्ड्स विच कैरी द सेम रिलेशनशिप. तो वो एनालॉजीज हैं. देखो एनालॉजीज का साइन है. अब देखो रिस्पेक्ट और रिगार्ड में किस चीज़ का रिलेशनशिप है. इनमें रिलेशनशिप है सिनोनिम का रिलेशनशिप. तो स्टेन एंड स्पॉटलेस,
ठीक है। स्टेन का मतलब तो दाग होता है, उसका मतलब स्पॉटलेस थोड़ी ना हो गए। तो एंटोनिम है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। रियोन रिपेयर भी हमारा एंटोनिम है। रिग्रेट रिजॉइस, रिग्रेट का मतलब होता है खेद जताना और रिजॉइस का मतलब होता है खुश होना, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। डिटेस्ट का मतलब होता है डिस्पाइट, यानी कि ये भी सिनोनिम वाले रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। ऐसे 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा क्या कह रहा है, डल एंड ब्राइट। तो यहाँ पर एंटोनिम वाले रिलेशनशिप को ही फॉलो कर रहे हैं, एंटोनिम। ठीक है, तो फोर्सिक डिस्कार्ड। और हमारा लीन स्लेंडर, लीन का मतलब पतला होता है और स्लेंडर का मतलब भी पतला होता है। फ्रिजाइल का मतलब जो आसानी से टूट सके, और डेलिकेट का मतलब भी वही है, नाजुक। ठीक है, वो जो जरा से टूट जाता है। ठीक है, तो हारमनी, हारमनी वाला ऑप्शन सही होगा। हारमनी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट होना दो लोगों के बीच में। इसलिए डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये एंटोनिम वाले रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं। 21 देखते हैं। हैप्पीनेस एंड मिजरी, हैप्पीनेस एंड माइजरी। तो ये भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो हमारा पर जो ये रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है ये है एंटोनिम वाला रिलेशनशिप। ठीक है, हैप्पीनेस एंड मिजरी। मिजरी का मतलब होता है दुखी होना। तो वॉयलेंट एंड वाइल्ड ये हमारा है सिनोनिम वाला, ये भी नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन डिसमेंटल ये हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना, डिसमेंटल का मतलब होता है तोड़ना, तो ये भी एंटोनिम वाला रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द 21 क्वेश्चन। 21 हो गया, 22 पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजोल्यूट डिटरमाइन। तो इसमें हमारा है सिनोनिम वाला। रिजोल्यूट का मतलब होता है प्रण जिसने लेना है, वो जो अपने गोल के लिए डिटरमिन्ड हो, तो प्रण लिया है। तो ये सिनोनिम वाला है हमारा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, तो ये भी सिनोनिम वाला रिलेशनशिप ही फॉलो कर रहा है। 23 पे बढ़ते हैं। इसमें रीअरेंजिंग वाले क्वेश्चन आ गए, तो मैं जल्दी से इनके आंसर बता देती हूँ, इसमें कोई बताने वाला बात नहीं है। तो ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन, लेट मी सी, 23rd। ओके, तो 23rd जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। कैसे होगा देखो, ए आंसर हमारा कैसे होगा देखो। ए वाले में देखते हैं क्या है, DACB। तो ये हो जाएगा द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट द पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड टू वार्न ट्रेडर्स अगेंस्ट एनी फ्रॉडलेंट मीन्स। ठीक है, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन ये भी हमारा रीअरेंजिंग का ही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। अब सी देखते हैं कैसे होगा। सी का क्या कह रहा है, सी ADBC। ये मतलब नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन में बी reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of the publisher of the book। ठीक है, अब आते हैं हम 25th क्वेश्चन पे। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन ये भी रीअरेंजिंग का ही है। तो 25th क्वेश्चन जो है उसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कैसे देखो, सी का कह रहा है CDBA। If all the nation work together for the common good of mankind and agree to obey all the laws, then the world will avert for all future wars। तो C would be the correct answer। 26th क्वेश्चन। तो 26th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, डी क्या कह रहा है, डी का मतलब है BACD। बी का मतलब द सेंटर हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल द व्हीकल्स कैरिंग फूड to display all the details all the details on the windshield and the car screen, rear screen। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे। इसमें सिनोनिम वाले क्वेश्चन हमारे पास में आ गए हैं। सिनोनिम वाले क्वेश्चन देखो, सिनोनिम वाले हैं। नरिश का मतलब क्या होता है, नरिश का मतलब होता है निगेट, नर्चर, निगलेक्ट, नेटिव। तो नर्चर होता है इसका मतलब। ठीक है, सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग। 28th क्वेश्चन। लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है बेढाल होना, थका हुआ होना। तो लिस्टलेस का हमें सिनोनिम बताना है, तो उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा लेथर्जिक। ठीक है, लेथर्जिक का मतलब भी हमारा सेम ही होता है। 29th क्वेश्चन, वो भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन वाला ही है। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटिव का मतलब हमारा इजी होता है, सिंपल होता है, नेइव होता है या फिर एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस्ड होता है हमारा इसका मतलब। ठीक है,
तो लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है, सिमिलर मीनिंग बताना है। लेमेंट का मतलब होता है खेद जताना, दुख जताना। तो उसका मतलब हमारा है बी। बी मतलब मोर्न, मोर्न का मतलब भी होता है खेद जताना या फिर दुख जताना, ठीक है। 31 स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट वाले क्वेश्चन। डेट्रियोट की करेक्ट स्पेलिंग तो ये हो जाएगी सी। निमोनिया की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ए। इमरजेंसी की करेक्ट स्पेलिंग सभी को पता है सी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन देखो। 34 क्वेश्चन ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स की स्पेलिंग होती है डी, ये ठीक है। अब आते हैं हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चन। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और अ डिसीट, ठीक है। किसी भी ट्रिक को सस्पेक्ट कर जाना, पता लगा देना कि क्या चल रहा है वहाँ पर। टू टेक अ लीप इन द डार्क, टू डू समथिंग विदाउट बीइंग नोन द आउटकम ऑफ द, कुछ भी बिना सोच समझे कर देना जो हमें ये नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या होगा, तो वही होता है टू टेक अ लीप इन द डार्क। टू पुल वंस सॉक्स अप, तो इसका मतलब होता है टू मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव वंस परफॉर्मेंस, किसी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए खुद एफर्ट डालना। टू पुल वंस सॉक्स अप। 38 टू लूज फेस, टू लूज फेस का मतलब है अपनी इज्जत खो देना। टू लूज रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। वन हु इज़ न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड इन हिज जॉब, तो वो जाता है नो वॉइस, नौसिखिया, जो अपनी जॉब में नया हो। 40 क्वेश्चन। वन हु हेट्स द मैनकाइंड, तो उसको हम कहते हैं मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप वो होता है जो मैनकाइंड यानी लोगों से नफरत करता है। रिकरिंग आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के लिए क्या होता है डेका, तो डेकेनियल। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, सभी को पता है। मैथ्यू, अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आते हैं पोएटिक डिवाइसेस के। पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको करा रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लेना। टेलीग्राम चैनल पे उनकी PDF है, वो भी देख लेना। प्रैक्टिस शीट भी अपलोडेड है PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो है मैथ्यू मेट माइकल एट मेयर मोर, MM बार बार आ रहा है तो उसका हो जाएगा एलिट्रेशन। चंदू यूनिफॉर्म फिट्स लाइक, लाइक आ रहा है तो सिमिली। ये देखो तुरंत निकल जाते हैं एक ट्रिक से। टॉम एंड जेरी शेयर अ लव हेट रिलेशनशिप, तो देखो लव और हेट दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ रहे हैं एक उसमें, तो वो हो जाएगा ऑक्सीमोरोन, क्योंकि ना ही वो पर्सोनिफिकेशन होना। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग कर देना, तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, मेटाफर भी नहीं है, सिमिली भी नहीं है, तो ऑक्सीमोरोन। ऑल द वर्ड इज़ अ स्टेज, हर एक जो सारे वर्ड को है वर्ल्ड को एक स्टेज का रूप दे दिया, तो रूप देना वो होता है मेटाफर। 47 क्वेश्चन। लाइबिलिटी का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है, भाई कॉमर्स वाले जानते होंगे, एसेट। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस करना, तो रिस्ट्रिक्शन का क्या अपोजिट होगा लीनियंट, लीनियंट मार्किंग करना। कॉन्साइंटिशियस, कॉन्साइंटिशियस का मतलब क्या होता है हमारे पास में, उसका अपोजिट बताना है। तो कॉन्साइंटिनियस का अपोजिट वर्ड हो जाएगा हमारा इररिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, पेरिनियल का मतलब है जो चीज़ बार बार होती है, फ्रिक्वेंट होती है, तो उसका मतलब हो जाएगा हमारा सीजनल, ठीक है। सीजनल क्या है, सीजन्स बार बार थोड़ी ना आते हैं, हफ्ते मतलब एक टाइम पीरियड के बाद ही तो आते हैं, उनका फ्रीक्वेंट थोड़ी ना होता है, तो हो जाएगा हमारा सीजनल। तो ये तो थे पूरे 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश लैंग्वेज के मॉक टेस्ट के NTA के ऑफिशियल मॉक टेस्ट के हमने सॉल्व कर लिए। GT का भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो।